पेपर मिल रोड स्थित समस्त कॉलोनियों में बिजली और नहीं आ पा रहा पानी, लोग परेशान। पार्षद ने दी जानकारी। आपको बता दें, विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण पेपर मिल रोड की सभी कॉलोनियों में बिजली खराब होने के चलते बिजली नहीं आ पा रही है और बिजली न आने के कारण पानी भी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर पार्षद का कहना है कि सरकार को विद्युत कर्मचारियों की मांगों को मान लेना चाहिए ताकि उनको पानी एवं बिजली की सुविधा मिल सके। क्या मामला है जो आपके लाइट नहीं आ रही? ये कल रात से बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे, अभी है, और कल से ही इतनी दिक्कतें आई है कि रात से पूरी रात लाइट बंद थी और कई पूरे शहर का ही बुरा हाल था। लाइट के साथ साथ में लोगों को पीने के लिए पानी तक भी नसीब नहीं हुआ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि बिजली विभाग की जो भी डिमांड है उनकी बातों को सुना जाए और सुनने के बाद उन पर समाधान हो, और जिससे कि ऐसी कोई भी कंडीशन ना पैदा हो जिससे कि जनता को नुकसान हो। जैसे पानी ना मिलना, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो इन सभी चीज़ों पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो इनकी मांग है उन पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बिजली कर्मचारी हम लोगों को लाइट देने में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाता है। समय समय पर जब तार टूट जाते हैं तो बिजली के कर्मचारी आकर उनको जोड़ने का काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। जो उनकी डिमांड है उन पर विचार किया जाए और ऐसी समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो शहर में और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल ना पैदा हो जिससे कि सरकार की किरकिरी हो। देहरादून रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में तैनात कर्मचारी ने बार बार ट्रांसफर से परेशान होकर दिया धरना। आपको बता दें, देहरादून रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय में बार बार ट्रांसफर से परेशान होकर एक कर्मचारी ने धरना दे दिया। उसका आरोप है कि उसका ट्रांसफर इतनी दूर कर दिया गया है कि उसे रोजाना 150 किलोमीटर जाना और आना पड़ता है, जिससे वह परेशान हो गया है। उसने अपना ट्रांसफर नगर में ही करने की मांग की है और अगर उसका ट्रांसफर नगर में नहीं किया गया तो वह आगे भी धरने पर बैठा रहेगा। मेरा नाम टेशन लाल है। मेट के पद पर कार्यरत हूँ अपर खंड पूर्वी एवं नायर सहारनपुर में जी। और जो है मेरा 6 महीने पहले ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद तुरंत फिर एक बार ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अगर मैं अपनी ईमानदारी निष्ठा से काम करूँगा तो मुझे तंग परेशान करने के लिए जो है मुझे कुआखेड़ा भेज दिया गया। कम से कम यहाँ से 120 लौट फेर करने में मुझे 150 किलोमीटर के लगभग आना जाना पड़ा करेगा। और जब मेरे पहले 6 महीने में ट्रांसफ़र हुई, ऐसा कोई जियो नहीं है। और मेरे एक दिन में 3-3 नोटिस चिपकाए गए मेरे घर पे। और मैं फिर उसी 13 तारीख से धरने पर बैठ गया था, अनशन पर बैठ गया था, अनशन का वैसे धरने पर बैठ गया था। लेकिन फिर आज मेरा शायद मेरा संगठन, पूरा जिले का संगठन मेरे साथ आ रहा। नहीं मांग होती तो मैं चाहे अनशन पर बैठना पड़ो तो मैं तो और आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। मेरा ट्रांसफ़र रोक दिया जाए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, पेड़ कटवाए हैं और ज़मीन पर कब्जा करवाया विभागीय। और मैं उन्हें सूचना देता था, अपने तारों से सूचना दी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा मेरे पर कार्रवाई हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए कि जनपद में दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर संकेतक लगाएं और ब्लैक स्पॉट को दूर करने के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्यवाही की जाए। सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा, रेहड़ा, जुगाड़ आदि पर विधिक कार्यवाही की जाए। ई रिक्शा के रूट निर्धारित कर उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्कूली वाहनों की फिटनेस की जांच कर अनफिट वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। ओवरलोड वाहनों एवं मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। गुड सैमरिटन स्कीम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों से यातायात के नियमों के प्रति आमजन को जागरूक किया जाए। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कराया जाएगा योगाभ्यास। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में शाम 6 बजे जनमानस को स्वस्थ रखने और उनके स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए उद्देश्य से नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के स्वामित्वाधीन पार्कों में प्रतिदिन योगाभ्यास कराए जाने के संबंध में गठित समिति की बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि आमजन को स्वास्थ्य
सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक परिवेश में योग किया जाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसके तहत ग्रीष्मकाल में अप्रैल से सितंबर तक प्रातःकाल 6:15 से 7 बजे तक और 7:15 से 8 बजे तक 2 चरणों में योग प्रशिक्षकों के माध्यम से योगाभ्यास कराया जाना तथा पार्कों में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। थाना जनकपुरी क्षेत्र के देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही कार डिवाइडर से टकराई। कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति से जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकरा गई और सड़क किनारे पलट गई। कार में सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों लोग अंबाला रोड निवासी बताए जा रहे हैं। कार गागलहेड़ी की ओर से सहारनपुर की ओर जा रही थी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पूरा घटनाक्रम थाना जनकपुरी क्षेत्र के देहरादून हाईवे का है। थाना जनकपुरी पुलिस ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के मामले में जिला अस्पताल के डॉक्टर बीडी शर्मा को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टर बीडी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर बीडी शर्मा को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। डॉक्टर बीडी शर्मा पर फर्जी मेडिकल बनाने का आरोप लगा था, जिसमें पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जांच की जा रही थी। आज इसी क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस ने डॉक्टर बीडी शर्मा को गिरफ्तार किया है। सर, जिला अस्पताल के डॉक्टर जो है फर्जी मेडिकल का मामला कुछ था, उनको गिरफ्तार किया। जी हाँ, जनकपुरी थाने में जो 3/23 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत हुआ था, जिसमें फर्जी मेडिकल जो बनाए गए थे उस पर विवेचना चल रही थी। तो उसी केस में आज जो हमारे मुख्य अपराधी थे बीडी शर्मा, उनकी आज गिरफ्तारी जनकपुरी थाने द्वारा करी गई है और उनको आज कोर्ट में पेश किया गया। क्या कुछ सर आरोप लगे थे इनके ऊपर? जिन पर आरोप लगे हुए थे कि इन्होंने पैसे लेकर कुछ वकीलों के साथ साठगांठ करते हुए कुछ फर्जी मेडिकल बनाए हैं और इसके लिए हमारे पास साक्ष्य के आधार पर कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स हैं। तो सर, किस तरह से जेल भेजा जा रहा है, क्या धारा है? जी, जो इस मुकदमे में फर्जीवाड़े की धाराएं थी, उस फर्जीवाड़ा धारा में ही इनको भेजा जा रहा है। पंत विहार स्थित डीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक आयोजित। आपको बता दें, पंत विहार स्थित डीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक अजय रावत की अध्यक्षता एवं महामंत्री हंस कुमार के संचालन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि शिक्षक संघ के द्वारा किए गए संघर्ष के परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसका परिणाम है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ को छोड़कर पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय रावत के नेतृत्व में महेश बिजोरा, प्रमोद कुमार, संजीव सक्सेना, संजय रोहिला आदि ने शिक्षक संघ की सदस्यता ग्रहण की है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पंत बिहार में डीआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक हुई है और जो आंदोलन हमने किए हैं उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। उसमें हमारे साथी भाई अजय रावत जी, जो इससे पूर्व महानगर अध्यक्ष थे मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के, अपने साथियों सहित आज जो है उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ को ज्वाइन किया है कि हमें मकसद है हमारा
की लड़ाई, स्कूलों की जो लड़ाई संगठन लड़ रहा है उसी के साथ मिलकर इस बड़ी लड़ाई को लड़ने का मन बनाकर आज हमारे साथ ज्वाइन किया। आपका स्वागत है और आपसे उम्मीद करते हैं संगठन में जो है आपका ईमानदारी निष्ठा के साथ में आप काम करेंगे। हम जनहित में, समाज हित में, छात्र हित में, स्कूल हित में हमें काम करना है और उसी के सापेक्ष में हमें ये भी कहना है कि सरकार का आधा अधूरा पैसा जो दे रही है सरकार वो गलत दे रही है। और ये आधा अधूरा यदि जनप्रतिनिधि भी अपना मानदेय, अपना वेतन, अपना भत्ता यदि जनप्रतिनिधि लेना शुरू कर दे तो हम भी इसे स्वीकार कर लेंगे, वरना हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक हमारा 100% नहीं मिलेगा पैसा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा, हमारा सरकार से ये कहना है कि अभी जो डाटा फीडिंग का हमें थोपा गया हमारे ऊपर जो है, जब तक सरकार हमें डाटा फीडिंग के लिए कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं देंगे, कोई लैब स्थापित नहीं करेंगे, तब हम कोई डाटा नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार से हम मानदेय मांगते हैं, मानदेय नहीं दे रहे। सरकार से हमने जो है आर्थिक राहत पैकेज मांगा है वो नहीं दिया है। सरकार हमारी यदि कोई मदद नहीं करती तो हम भी सरकार की मदद नहीं कर पाएंगे। ये काम शिक्षा विभाग स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर जो है डाटा फीडिंग का काम करे। अब हम अपने लोगों का बताएगा। अभी 2 साल का पैसा आया है, 2 साल का भी बकाया है। यदि 2 साल का पैसा भी हमारा 1 महीने के अंदर नहीं आया, मार्च में नहीं आया, तो हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे और इन बच्चों को बाहर निकालने का काम करेंगे। जो सरकार की फजियत होगी इस पर बच्चों को बाहर निकालने की, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपका जो है प्रशासन की होगी या सरकार की होगी। घंटाघर स्थित बिजली घर पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की हड़ताल जारी, दी जानकारी। आपको बता दें, घंटाघर स्थित बिजली घर पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की विभिन्न मांगों को लेकर आज भी हड़ताल जारी है, जिसमें विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने इस संबंध में जानकारी भी दी। जी सर, आपका परिचय रहा है? मैं सहायक अभियंता हूँ, देवबंद में मेरी तैनाती है बिजली विभाग में। इस समय विद्युत विभाग की समस्त जो कार्मिक हैं, कार्मिकों से लेकर अधिकारी तक हड़ताल पर गए हैं। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल। 2 दिन तक हम लोग कार्य बहिष्कार पर थे। हमने लगातार रिक्वेस्ट करी पर हमारी मांगे नहीं मानी गई, सुना नहीं गया। हमारी केवल एक मांग है, जो पिछली आंदोलन के अंदर सरकार ने लिखित समझौता किया था उस समझौते को केवल लागू करें। सरकार ने वो लिखित समझौता किया और उसे माननीय उच्च न्यायालय में भी पेश किया। आज ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार उस समझौते से मुकर जाए। आज सरकार कह रही है कि जी अब ये सही नहीं है, तब वो सही था। आज से 90 दिन पहले वो चीज़ सही थी और आज वो एकदम से गलत हो गई। सरकार को और माननीय मंत्री जी को जानबूझकर भ्रामक कहते हैं ना, इनपुट दिए जा रहे हैं, जानबूझकर भ्रामक स्थितियां पैदा की जा रही हैं। और आप उसकी स्थिति देख सकते हैं, आंधी तूफान सर पर खड़ा है। आधे से ज़्यादा जनपद सहारनपुर हमारा बंद पड़ा है और यही सेम स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। सब आप उनको छोड़िए, हम लोग देखिए, हम यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कर्मठ लोग हैं। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कोई समय हो, यहाँ पर सैकड़ों शहादतें हो गई। आप देखिए, गर्मी, खूब गर्मी थी कोरोना के काल में, लोग घर से निकलते हुए डरते थे। कभी किसी घर सप्लाई ब्रेकडाउन नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ के लोग उसको काम कर रहे थे। ये मेहनती लोग हैं, ये अपनी न्यायोचित मांगों के लिए बैठे हैं। अगर आप कहोगे और एकदम प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा कि आप हर वक्त मेहनत करो और हम तानाशाही रवैया लेकर आपको कभी भी प्राइवेटाइज कर देंगे, तो वो ये लोग नहीं मानेंगे। सबका भविष्य का सवाल है। देखिए, कार्रवाई के लिए सब सहर्ष यहाँ पर बैठे हैं। यही नहीं, केवल लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी के लिए बैठे हैं। अगर प्रबंधन हमें कहता है, आप देखिए आज तक कोई भी एक वैंडलिज्म यानी तोड़फोड़ की कोई छोटी से छोटी घटना नहीं है। शिक्षित लोग हैं, हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह बलशाली व्यक्ति करता है, इसका अर्थ है सत्य का आग्रह। ये सत्य का आग्रह है, इसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो कार्रवाई करनी है आप करेंगे। हम अपने आग्रह पर अगर सही रहेंगे, डटे रहेंगे, तो आपको हमारी मांग माननी है। मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? ये हड़ताल जैसा ऊपर से निर्देश अभी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। अगर निर्देश ऊपर से आता है और मांगे नहीं मानी जाती तो हड़ताल और तीव्र होगी। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके पेपर चल रहे हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है, ये समस्त जिम्मेवारियां इस तरह की सरकार की हैं। आपको पता है, माननीय उच्च न्यायालय तक ने ये बात कह दी है, समझौता करके लिखित में दे के फिर मुकरा जा रहे हैं। सवाल पूछना सरकार से है कि आप क्यों इनके बारे में नहीं सोच रहे। चलो, आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे, माना, आप जनता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? जनता आज त्राही त्राही कर रही है, पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश आज त्राही त्राही कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या ये लोग कोई बड़े खुशी से यहाँ बैठे हैं? ये लोग बहुत मजबूर होके, बहुत परेशान होके तब धरने पर आते हैं। ठीक है।
आपकी हड़ताल चल रही है, कितने दिनों से चल रही है, क्या मांग है? ये हमारी मांगे हैं। एक्चुअली पिछली बार 3 दिसंबर को हमारा समझौता हुआ था जो पुरानी पेंशन लागू करने का, संविदा कर्मियों को नियमित करने का, ऐसे ही 14 हमारी मांगे थी। उसका हमने भी पहले हड़ताल हुई थी, कार्य बहिष्कार हुआ था, तो उसमें समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री जी से 3 दिसंबर 2022 को। उन्होंने लिखित में वो समझौता किया था हमारी संयुक्त कार्य समिति से, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया। उसी को लेकर हमने फिर अल्टीमेटम देकर ये हड़ताल चालू की है और अभी 2 दिन हड़ताल के हो चुके हैं और जैसा भी हमें आदेश मिलता है ऊपर से तो ये हड़ताल जारी रहेगी उसके। न्यू माधव नगर में एक घर में गिरी आकाशीय बिजली, घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूके, बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें, मौसम का मिजाज बदलते ही बारिश के साथ साथ तेज बिजली भी कड़क रही है। आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। न्यू माधव नगर में एक घर में आकाशीय बिजली गिरने से बिजली के सभी उपकरण फूक गए। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को घर में चोट नहीं आई है, तो वहीं घर में आकाशीय बिजली गिरने से मकान के लेंटर में भी दरार आ गई। इस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरुण शर्मा, कहाँ के रहने वाले? काका हलवाई वाली गली, न्यू माधव नगर, सहारनपुर। ये जो रात बिजली गिरी है तो किस टाइम की घटना है और क्या क्या इसमें नुकसान हुआ? ये लगभग 2 सवा 2 बजे की घटना है और इसमें लगभग हमारा 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। क्या चला पता आपको, मतलब बिजली गिरी जब? बच्चा सोया हुआ था बाहर, जब हम जोर से आवाज़ आई तो हम उठ के हमने देखा कि हमारे घर में बिजली गिर गई। बच्चे को जो है आधा पौना घंटा अनकॉन्शियस रहा हो, उसकी हार्ट बीट्स काफ़ी बढ़ गई, फिर आधा पौना घंटे बाद नॉर्मल हुआ। फिर हमने अपने नुकसान का आकलन किया। हमारी पानी की मोटरें, फ्रिज, टीवी वगैरह सारे इक्विपमेंट शॉर्ट हो गए बिजली गिरने से और इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आपने देख लिया दीवारों तक में फाट के बिजली बाहर निकली है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मिसेज अंजू शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मैं यहीं सहारनपुर की रहने वाली हूँ और मैं प्राइवेट टीचर हूँ। ये तो रात बिजली गिरी किस समय की घटना? ये रात लगभग 2:15 बजे की घटना है। उस टाइम लाइट नहीं थी और अचानक से हम लोग सो रहे थे और हम लोग अंदर वाले कमरे में सो रहे थे और मेरा बेटा है वो बाहर के कमरे में सो रहा था, तो वो एकदम चिल्ला के बाहर आया और एकदम से ऐसा ब्लास्ट सुनाई दिया और ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे इधर ट्रांसफार्मर है वो भी कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसी हमें आवाज़ सुनाई दी। तो वो चिल्ला रहा था मम्मी पापा और ऐसे कुछ जर्क सा कर रहा था। हम सोचे इसको ये है कि झटका लग गया, तो हम इसको अंदर ले आए। अब हमारी जो मोंटी पे बिजली गिरी थी तो नीचे के पोर्शन में मलबा गिरा था, तो नीचे जो हमारे रहते हैं रिलेटिव्स, हमारे कज़ब वो रहते हैं देवरानी, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऊपर से हुआ है, बिजली नहीं गिरा। ऊपर आकर देखा तो यहाँ पर ये इतना ब्रेकेज था, डिश एंटीना टूटा हुआ है और ये माउंटी की जो वॉल वो टूटी हुई है। फिर देखा कि जिस कमरे में मेरा बेटा सोया था उसके पंखे में भी थोड़ा कुछ ब्लैकिश है और कमरे में दो स्विच बोर्ड है। एक स्विच बोर्ड का तो स्विच गिरा हुआ है, दूसरा स्विच बोर्ड बाहर आके गिरा हुआ था और जीने में वायरिंग वगैरह इसका तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कितना हुआ है, मुझे इतना नहीं पता है। हाँ, लेकिन नुकसान तो हुआ है, सारी वायरिंग वगैरह। नहीं, चोट वगैरह तो किसी को नहीं आई, बस थोड़ा बेटा अनकॉन्शियसनेस था, घबरा सा गया था, रो रहा था।